वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट तेलुगु मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। एक ऐसा गांव जहां कई सालों से एक भी लड़की पैदा नहीं हुई है और वहां सिर्फ और सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं। ऐसे में एक लड़की उस गांव में पैदा हो जाती है। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है, उस गाँव में पैदा हुए 60 लड़के भी बड़े हो जाते हैं। सबके सब उसे एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। इस गाँव में लड़कियां पैदा क्यों नहीं होती और उस लड़की का क्या होता है, इसमें और कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं, आखिर में क्या होता है, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए कई ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसको देखकर लगता है कि वो इस गांव का कोई बहुत बड़ा जमींदार है। तो जमींदार अपने आदमी को एक बड़ा होज लाने को कहता है और पानी खोलने के लिए कहता है। तभी वहां पर 60 छोटे छोटे लड़के आते हैं और तब पता चलता है कि ये 60 लड़के पॉटी करके आए हुए हैं और ये जमींदार पानी मारकर उन सभी का साफ कर रहा है। नौकर कहता है कि आप कितने बड़े जमींदार हैं, आप इन बच्चों के पिछवाड़े क्यों धो रहे हैं। जिसके जवाब में जमींदार उसको एक बहुत ही अलग किस्म की गांव की कहानी सुनाता है जिसका नाम है अनबर। अनबर तमिलनाडु में है, लेकिन क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के काफी पास है तो वहाँ सभी तेलुगु भाषा ही बोलते हैं। वहाँ पर एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसका पति डिलीवरी के लिए उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तो पूरा गांव उस हॉस्पिटल के आगे बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तब डॉक्टर आकर बताती है कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है। सुनकर बच्ची का पिता रोने लग जाता है, जिसको देखकर डॉक्टर डांटती है कि तुम लोग कब सुधरोगे, बेटी का नाम सुनते ही रोना क्यों शुरू कर देते हो। तब पिता बताता है कि मेरे रोने की एक अलग ही वजह है डॉक्टर, कहकर वो बाहर आ जाता है और गांव वालों को बताता है कि मुझे बेटी हुई है। सुनकर सभी खुशी से झूमने लगते हैं और तभी वहाँ पर बारिश भी हो जाती है और यहाँ इस गांव की कहानी बताई जाती है। उस गांव में एक सरपंच है जिसे लोग बहुत मानते हैं और उसका फैसला उस गांव में आखिरी फैसला माना जाता है। ये 22 साल से इस गांव का सरपंच है और जब से ये सरपंच बना है तब से इस गांव में लड़कियां पैदा होना बंद हो गई है, सिर्फ लड़के पैदा होते हैं। और इस दौरान गांव में लगभग 60 बच्चे पैदा हुए और सबके सब लड़के। और इस बात के लिए गिनीज बुक में भी इस गांव का जिक्र किया गया है। लेकिन इस गांव के लोगों को चिंता खाई जाती है कि जब ये 60 लड़के बड़े होंगे तो इनकी शादी किसके साथ करेंगे और अपने गांव की जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाएगी। ऊपर से इन 22 सालों में इस गांव में नाम के लिए भी बारिश नहीं हुई, जिस वजह से खेत सूखे पड़े हैं, अकाल पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इस गांव का रिवाज है कि बाहर वाला कोई इस गांव में नहीं आ सकता। लोगों को लगता है कि शायद भगवान ने हमें शाप दिया है, इसलिए यहाँ पर कोई लड़की पैदा ही नहीं होती और ना ही बारिश होती है। जब भी गांव की कोई औरत बच्चा डिलीवर करने वाली होती है तो सब के सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि शायद इस बार कम से कम लड़की हो जाए। अब 20 सालों में पहली बार एक लड़की पैदा हुई तो गांव वाले खुशी से झूमते हैं। डॉक्टर बच्ची को हाथ में ले सोचती है कि ऐसे गांव में तुम पैदा हुई हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। यहाँ से उस बच्ची को गाँव में लाया जाता है। सरपंच बच्ची के पिता से कहता है कि राजाना, तेरी बेटी इस गाँव में बरसात लेकर आई है और यही इस गाँव की खुशहाली है। अब हमारे गांव का शाप दूर हो चुका है। ये बच्ची इस गांव के लिए भगवान समान है, इसलिए इसे कभी भी इस गांव से बाहर जाने नहीं देना। इसकी शादी होगी तो इसी गांव में और ये अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताएगी। अगर ये गांव से चली गई तो हमारा गांव फिर से शापित हो जाएगा। इस तरह सरपंच उस छोटी बच्ची के सर पर जैसे पहाड़ रख देता है। बच्ची का पिता पूछता है कि सरपंच जी, जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो उसकी शादी किससे करवाऊंगा। सरपंच कहता है, यहाँ एक दो नहीं 60 लड़के हैं, उनमें से तुम्हारी बेटी जिसको पसंद करेगी उसके साथ करवा देना अपनी बेटी की शादी। गाँव वाले भी काफी जोर देते हैं तो राजाना मान जाता है, पर कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपनी झोपड़ी में नहीं पालूंगा, उसको एक बड़े घर में पालूंगा। मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, नहीं राजा बनकर रहेगी। आखिर वो इस गांव में खुशहाली लाने वाली देवी जो है, इसीलिए सरपंच जी मुझे अपने बड़े घर के एक हिस्से में रहने दीजिए। सरपंच भी मान जाता है और इन्हें अपने घर के एक हिस्से में जगह दे देता है। राजा ने अपनी बेटी का नाम रखता है राजा और अब वो सरपंच के घर में ही रहने लग जाते हैं। राजा की माँ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजा ना उसको समझाता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, जब बेटी बड़ी होगी तो इसी गाँव के 60 लड़कों में से सबसे काबिल लड़के के साथ शादी करेगी। कई दिन बीत जाते हैं, राजा का नामकरण किया जाता है और उस फंक्शन में राजा को लड़के घेरे होते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो बड़ी होकर स्कूल जाती है तो ये 60 लड़के उसके पैर जमीन पर पड़ने नहीं देते और बारी बारी उसे उठाकर स्कूल लेकर जाते हैं और वापस सेम उसी तरह घर भी लेकर आते हैं। जैसे जैसे राजा बड़ी होती है वो कैसे भी करके इन 60 लड़कों से दूर इस गांव से बाहर चली जाना चाहती है। वो सपने देखती है कि इस गांव के बाहर से कोई आकर उससे शादी करेगा और उसे यहाँ से लेकर भी जाएगा। कुछ और साल बीत जाते हैं और अब 12th के एग्जाम में राजा फर्स्ट क्लास से पास करती है, जो कि लोकल न्यूज़पेपर में भी आता है। अब क्या है दोस्तों, वो शहर में जाकर पढ़ना चाहती है और वो ये बात सरपंच को भी बताती है। असल में राजा के पिता राजान्ना कुछ साल पहले चल बसे थे, तब से राजा की लाइफ के सारे फैसले उसकी माँ से ज्यादा सरपंच ही लिया करता था। वो कहता है कि तुम इस गांव के देवी हो, हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद हो,
तुम्हें जो करना है वो इस गांव में रहकर करो, बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। सुनकर राजा उदास हो जाती है। अगले सीन में हैदराबाद के कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिखाते हैं जिसका ओनर है राजेंद्रन। उसे अनबर में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाने का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है और इस काम के लिए वो अपने खास इंजीनियर कार्तिक को सिलेक्ट करता है। और हाँ, ये कार्तिक ही अपनी कहानी का हीरो है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। शहर में एक बड़े अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करना इसका लक्ष्य है। और कार्तिक के पिता की बात करें तो वो काफी स्ट्रिक्ट है। उसकी एक प्यारी सी माँ भी है और एक नटखट बहन। बचपन से लेकर अब तक कार्तिक ने लाइफ के हर मोड़ पर किसी न किसी से मार खाई है और जैसे तैसे सिविल इंजीनियरिंग खत्म करके उसे ये नौकरी मिली थी। ये सारी कहानियां वो अपने असिस्टेंट रघुवरन को सुना रहा होता है। राजेंद्रन के कहने पर कार्तिक और रघुवरन रातों रात कार में उस गाँव की ओर यानी अनवर की ओर निकल पड़ते हैं। रघुवरन को नींद आने लगती है और वो कार्तिक से कहता है कि थोड़ी देर एक काम करो, तुम ड्राइव करो, मैं सो लेता हूँ। लेकिन कार्तिक कहता है कि मुझे भी नींद आ रही है, कहकर वो भी सो जाता है। आधी नींद में ड्राइव करता हुआ रघुवरन सीधे जाकर अनवर के बॉर्डर पर एक बरगद के पेड़ पर गाड़ी ठोक देता है। यहाँ से सीधे अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। दोनों आंखें खोलते हैं तो पता चलता है कि दोनों उस पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं। दोनों चौंक भी जाते हैं कि हम कहाँ हैं। नीचे 60 आदमी खड़े होते हैं जो धमकाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जिस पेड़ को हम भगवान मानते हैं उसी पे तुमने गाड़ी ठोक दी, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। वैसे तुम लोग इस गांव में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तो कार्तिक कहता है आप लोगों को देखिए गलतफहमी हुई है, हम तो इस गाँव की भलाई का काम करने आए थे, यहाँ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाने आए थे, प्लीज हमें नीचे उतारिए। तब जाकर वो इनको खोल देते हैं। लेकिन कुछ आदमी तो इनको काटने आ जाते हैं। लेकिन तभी खुशकिस्मती से सरपंच आ जाता है और इनको बचा लेता है। पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तब कार्तिक उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बताता है कि हम टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने आए हैं। सुनकर सरपंच बड़ा खुश होता है क्योंकि ये लोग कई सालों से सरकार को अर्जी पे अर्जी देते रहे कि यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाइए और अब जाकर वो शुभ घड़ी आ गई है। तो कार्तिक सरपंच से पूछता है वैसे ये 60 जंगली जानवर हैं कौन? सरपंच कहता है जरा जबान संभाल कर बात करो बेटा, ये 60 के 60 सिंगल और रेडी टू मिंगल है, इसीलिए तमीज से बात करो। और फिर ये सुनकर वो 60 के 60 शर्माने लग जाते हैं। कार्तिक पूछता है वैसे इनकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तो सरपंच कहता है वो तो बहुत बड़ी कहानी है बेटा, बाद में बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल तो उस जगह को देख लो जहाँ तुम्हें टॉयलेट्स बनाने हैं। इस पर भी वो 60 सिंगल्स नहीं मानते और सरपंच से कहते हैं ये ठहरा बाहर वाला, सुबह का वक्त है, कहीं राजा ने इसको देख लिया और इसने राजा को देख लिया तो दोनों की आंखें मिल जाएंगी और कहीं इनका चक्कर चल गया तो हमारा फ्यूचर तो खराब हो गया ना। सरपंच कहता है कि देखो बेटा, गांव में टॉयलेट्स की जरूरत है, अगर इसे अंदर अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तुम लोग आपस में सोच विचार करके बताओ कि क्या करना है। वो भी आपस में डिस्कस करके सरपंच को बताते हैं कि ठीक है सरपंच जी, इसको टॉयलेट्स बनाना है तो बना ले, लेकिन सुबह के वक्त गांव में नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि उस वक्त राजा बाहर चलती फिरती है। इससे कहिए कि शाम के 7 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक जितना कंस्ट्रक्शन करना हो कर ले। कार्तिक पूछता है वो राजा है कौन जिसके लिए आप इतनी फिक्र कर रहे हैं और जिसके डर से आप लोग मुझे शाम को काम करने को कह रहे हैं? तो इस पर लोग चिल्लाते हैं कि ये राजा के बारे में जानने की देखो कोशिश कर रहा है, इसे मारो यहाँ। कार्तिक कहता है ठीक है भाइयों, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, ओके। अच्छा, तो इस गांव में 60 घर हैं और मुझे हर घर में टॉयलेट बनाना है, राइट? तो अभी हर घर को देख लेते हैं ताकि पता तो चले कि कहाँ किस घर में टॉयलेट बनाना है। वो भी मान जाते हैं और शाम को वो कार्तिक और रघुवरन को गांव के अंदर जाने के बजाय गांव से कुछ दूर एक सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि टॉयलेट्स यहाँ बनेंगे। कार्तिक तो चौंक जाता है कि यहाँ टॉयलेट बनाकर क्या करोगे तुम लोग, टॉयलेट तो घर में बनाना है ना। तो इस पर गांव वाले भड़क जाते हैं कि अबे तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव के अंदर टॉयलेट बनवाकर घर को बदबू से भर देना चाहता है तू? अरे तुम सच में इंजीनियर हो या फिर यूं ही घुसा है गाँव में? कार्तिक भी सोचता है कि किन पागलों से पाला पड़ा मेरा। उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की अकल ठिकाने तो है ना, अब छोड़ो, तुम लोग जहाँ बोलोगे वहीं टॉयलेट बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तब तक तुम दोनों गांव के स्कूल में रह लेना। वैसे कुछ सालों से इस गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए स्कूल बंद है, तुम वहीं रह सकते हो। ये कहकर वो कार्तिक और रघुवरन को उस पुराने स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। तो कार्तिक पूछता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी? वो कहते हैं कि हम इंतजाम कर देंगे, ओके। अब उनके जाने के बाद कार्तिक और रघुवरन देखते हैं कि स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है रमेश लव्स राजा, दिनेश लव्स राजा, सुरेश लव्स राजा और इस तरह कई सारे नाम लिखे होते हैं राजा के लिए। सबके सब राजा से प्यार करते हैं। ये देखकर तो कार्तिक को लगता है कि अगर गांव का हर लड़का राजा नाम की लड़की से प्यार करता है तो यार वो जरूर कमाल की लड़की होगी। फिर दोनों मिलकर उस रूम की सफाई करते हैं। तो जब रात होती है तो दोनों ही टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के काम के लिए तैयार बैठे होते हैं। तब वहाँ उन 60 आदमियों में से कुछ लोग आकर उन्हें 2 तौलिए देकर कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो। वैसे राजा रात को बाहर तो नहीं आती, लेकिन अगर गलती से आ गई तो वो तुम्हें और तुम उससे नजर ना मिला पाओ, इसलिए ये पहन लो। ये कहकर बोरे के कपड़े से उनका सर ही ढक देते हैं और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ मजदूर नहीं होते। तो कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो उन 60 आदमियों से पूछता है कि मजदूर कहाँ है?
वैसे दोस्तों यहाँ से हम इनको स्पेशल 60 कहेंगे, क्योंकि बार बार 60 आदमी कहना काफी बोरिंग लग रहा है। तो कार्तिक के सवाल के जवाब में ये स्पेशल 60 कहते हैं कि यहाँ तुम दोनों को अलाउ किया, यही बड़ी बात है, समझे? बाहर से कोई और इस गाँव में कदम नहीं रख सकता। तुम्हें जो काम करवाना है हमसे करवा लो। वैसे हाँ, हमें कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं आता, तुम ही सिखा दो। कार्तिक तो अपना माथा पीट लेता है कि हाँ यार, यही बाकी रह गया था। फिर कोई रास्ता ना पाकर वो स्पेशल 60 को कंस्ट्रक्शन का काम सिखाता है। लेकिन स्पेशल 60 को देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। एक तो ईंट पर राजा का नाम लिखकर उसे निहारता है, तो दूसरा ईंटों का सर्कल बनाकर बीच में राजा का नाम लिखकर शर्माने लगता है। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बजाय ये लोग इस तरह की बेहुदा हरकत करने में मस्त होते हैं। ऊपर से ये लोग शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही, यानी सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं। उसके बाद भाग जाते हैं ये लोग। कार्तिक पूछता है कि तुम लोग तो अगली सुबह तक काम करने की बात कर रहे थे। वो कहते हैं नहीं नहीं, रात को सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे और राजा का खिला हुआ चेहरा कैसे देखेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम रात भर जाकर काम करेंगे तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, फिर राजा हमें मुड़कर भी नहीं देखेगी और ना ही हम में से किसी से शादी करेगी। अरे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम चाहते क्या हो? इतना लेक्चर देकर वो निकल जाते हैं और रोज का इनका यही नाटक चलता है। कार्तिक तो तंग आ जाता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा क्या है उस राजा में जो इस गांव के सारे जवान आदमी उसी के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे भी करके मुझे उस राजा को देखना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो रघुवरन के साथ सरपंच के घर की दीवार टाप कर उसके घर में चला जाता है, क्योंकि राजा वहीं पर रहती है। कार्तिक उसे हर तरफ ढूंढता है, लेकिन राजा उस घर में कहीं नहीं होती। निराश होकर कार्तिक फिर से दीवार टप कर वापस आ ही रहा होता है कि तभी राजा से वो टकरा जाता है और यहाँ तक कि दोस्तों एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। दोनों बौखला जाते हैं, लेकिन कार्तिक जैसे तैसे होश संभाल कर वापस स्कूल में आ जाता है। तब वो रघुवरन को बताता है कि यार मैंने ना गलती से उस लड़के को किस कर दिया। इस बात को सोच सोच कर दोनों कांपने लगते हैं कि पता नहीं अब स्पेशल 60 हमारा क्या हाल करेंगे। सूरज की पहली किरण पर कोई इनके दरवाजे पे पीटता है। स्पेशल 60 के 4 आदमी आए होते हैं और वो कहते हैं कि राजा तुमको देखना चाहती है। कहकर वो कार्तिक और रघुवरन को राजा के सामने लेकर जाते हैं। कार्तिक की तो जान ही निकल जाती है कि कहीं इस राजा ने इन सभी को कल रात वाली बात तो नहीं बता दी और ये लोग कहीं मुझे मारने तो नहीं वाले। लेकिन नहीं, राजा उस बारे में कुछ नहीं कहती और पूछती है कि आप लोग इस गांव के नौजवानों से रात रात भर काम करवाकर उन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, दिन में काम क्यों नहीं करवाते। कार्तिक कहता है हम तो दिन में ही काम करवाना चाहते हैं मैडम जी, लेकिन ये स्पेशल 60 है ना, दिन में काम करना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि दिन में वो आपको निहारना चाहते हैं, इसलिए उनके पास रात में सिर्फ 3 घंटे बचते हैं काम के लिए। अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं? तो राजा कहती है ठीक है, आज से मैं भी काम में तुम्हारी मदद करूंगी। तब तो इस स्पेशल 60 को भी काम करना ही पड़ेगा। इस बातचीत के दौरान कार्तिक और रघुवरन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो कार्तिक कहता है अच्छी बात है मैडम जी, अब जब सब मिल बांट कर काम करने वाले हैं तो हमारी आंखें भी खोल दीजिए, मतलब हमारे आंखों से पट्टी हटवा दीजिए। इस पर स्पेशल 60 फिर भड़क जाते हैं कि तुम राजा को देखना चाहते हो ना, सपने मत देखो, तुम्हारी आंखों में हमेशा पट्टी बंधी रहेगी। काम तो हम ही को करना है, तुम्हें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, हम और राजा मिलकर काम कर लेंगे। और इस तरह शुरू होता है टॉयलेट्स बनाने का काम। राजा और स्पेशल 60 मिलकर टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं और कार्तिक उनको गाइड करता रहता है। इस दौरान कार्तिक का बर्ताव राजा को काफी पसंद आ जाता है और तो और पिछली रात को जब इनका एक्सीडेंटल किस हुआ था, कार्तिक ने राजा से माफी भी मांगी थी इसके लिए कि अनजाने में ये दुर्घटना हो गई। इसलिए भी राजा को कार्तिक की डिसेंसी अच्छी लगती है। कार्तिक की आंखें भली बंद है, लेकिन राजा को तो ऐसे लगता है जैसे उन स्पेशल 60 की आंखें बंद है और सिर्फ कार्तिक की आंखें खुली हुई है। इस तरह दिन गुजरते हैं और जैसे तैसे गाँव के 60 परिवारों के लिए पूरे के पूरे 60 के 60 टॉयलेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। गाँव वाले उन टॉयलेट्स को देखने आते हैं और देखकर हंस हंस कर लौटपट हो जाते हैं। कार्तिक सोचता है कि टॉयलेट्स को देखकर ये लोग पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं, और जब वो अपनी पट्टी खोलकर टॉयलेट्स को देखने जाता है तो पता चलता है कि उन स्पेशल 60 गधों ने टॉयलेट्स की सेटिंग फर्श पर करने के बजाय दीवार पर कर रखी थी। कार्तिक अपने किस्मत को कोसता है कि यार किन नालायकों के बीच फंस गया मैं। पास के टॉयलेट को देखकर रघुवरन और भी हंस रहा होता है और पता चलता है कि वहाँ स्पेशल 60 ने झूले पे टॉयलेट बना के रखा हुआ है। कार्तिक भड़क जाता है और सब पे चिल्लाता है कि ये क्या करके रखा है तुम लोगों ने, मैंने क्या कहा और तुमने क्या किया, पूरे पैसे बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। अब या तो आप मेरी आंखें खुली रहने दीजिए, इन टॉयलेट्स को ठीक से बनाना होगा, वरना मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा, अभी के अभी निकल जाऊंगा। सरपंच उसकी बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा, तुम गांव की भलाई के लिए कुछ करने आए हो तो मैं तुम्हारी पट्टी खुलवा देता हूँ, जो भी करना है कुछ दिनों में काम पूरा करके जाओ, लेकिन हाँ गलती से भी राजा को मत देखना। कहकर वो कार्तिक की आंखों की पट्टी खुलवा देता है। अब कार्तिक अपना काम शुरू करता है। तो एक दिन की बात है, वो मंदिर जाता है, वहाँ राजा आती है और कार्तिक को देख लेती है। कार्तिक तो डर के मारे भागने लगता है, तो वो उसको रोकते हुए कहती है मैं क्या कोई भूत हूँ जो ऐसे भाग रहे हो। कार्तिक कहता है नहीं मैडम, उस रात जो एक्सीडेंटली किस हो गया था उस बारे में गाँव वालों को मत बताना, वरना मेरी जान ले लेंगे वो स्पेशल 60। राजा कहती है अगर जान प्यारी है तो मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे साथ वक्त बिताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर कार्तिक को उसकी बात माननी पड़ जाती है। अगले दिन मुकेश नाम का एक आदमी कार्तिक को खत्म करने के लिए वहाँ भागा चलाता है,
क्योंकि कल उसने कार्तिक और राजा को बात करते देख लिया था। लेकिन कार्तिक की आंखों में जरा भी डर नहीं होता और वो डट कर खड़ा रहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने गांव वालों को बताया कि मैंने राजा से बात की तो मैं भी तुम्हारे वो सीक्रेट पूरे गांव को बता दूंगा। इस तरह कार्तिक एक नया ट्विस्ट देता है। असल में कल जब मुकेश ने कार्तिक और राजा को बात करते हुए देखा था ना, तो गुस्से में मुकेश ने खूब शराब पी हुई थी और कल रात ही वो स्कूल आया और उसने कार्तिक से कहा कि राजा एक चुड़ैल है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे तो खुशी है कि वो तुम्हें पसंद आ गई है, तुम कैसे भी करके उसको यहाँ से लेकर चले जाओ, तभी इस गांव की हालत सुधरेगी। कार्तिक पूछता है कि ऐसा राजा ने क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, और तब मुकेश बताता है कि यार 12th में फर्स्ट रैंक मिला था मुझे, 98% मार्क्स आए थे मेरे, पर राजा को सिर्फ 60 मार्क्स आए थे। पर इस गांव के बेवकूफ राजा की जय जयकार करने लगे कि उसने फर्स्ट क्लास में पास कर लिया, जबकि मुझे फर्स्ट रैंक मिला था। ये अंधविश्वासी लोग उसी को पूछते हैं, मुझ जैसे पढ़े लिखे को देखते ही नहीं। मैं तो हायर स्टडीज के लिए गाँव छोड़कर शहर जाना चाहता था, पर पता है मेरी माँ ने क्या कहा, अगर तुम इस गाँव को छोड़कर चले जाओगे तो राजा इस गाँव के किसी और से शादी करेगी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दो और लग जाओ राजा के पीछे। अब कम से कम अगर राजा स्पेशल 60 में किसी को पसंद कर लेती तो फिर भी ठीक था यार, लेकिन वो तो बस हमारा इस्तेमाल कर रही है। जब भी हमें से कोई उसे प्रपोज करता है तो वो रिजेक्ट कर देती है। मैंने उसे एक खूबसूरत रिबन गिफ्ट करके प्रपोज किया था, तो उस चुड़ैल ने मेरा गिफ्ट पानी में फेंक दिया, और तब से मुझे उससे सख्त नफरत है कि वो इस गांव की देवी नहीं, इस गांव के लिए शाप है। दोस्तों, वो ये सारी चीजें कार्तिक को बता रहा होता है, लेकिन तब राजा वहां से गुजर रही होती है और उसने मुकेश की बातें भी सुन ली थी और उसने मुकेश को खूब पीटा भी था कि मुझे चुड़ैल कहा तुमने, है। अब रात को इतना कुछ हुआ, ये सब करने के बाद सुबह होते ही वो सब कुछ भूल गया और कार्तिक को मारने चला आया। तो कार्तिक उसे कल रात की सारी बातें याद दिलाकर उसकी बोलती बंद कर देता है और इसके बाद मुकेश कार्तिक के साथ मिल जाता है, और जब भी कार्तिक और राजा मिलते हैं तब उनका रखवाला बनकर खड़ा रह जाता है। धीरे धीरे कार्तिक और राजा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे में राजा का बर्थडे आता है और गिफ्ट के तौर पर कार्तिक रातों रात उसके घर जाता है और कहता है कि तुम कभी इस गांव से बाहर नहीं गई ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। पर राजा कहती है गांव के लोग मुझे बहुत मानते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैंने गांव के बाहर कदम रखा तो उनके विश्वास पर पानी फिर जाएगा। कार्तिक कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान में झूला बांधूंगा ताकि तुम उसी से गांव के बाहर का दृश्य देख सको। ये कहकर वो एक ऊंचे पेड़ पर एक झूला बांधता है, जिस पर चढ़कर कार्तिक और राजा आसपास के गांव को देखते हैं और इस दौरान वो एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। इस तरह बन जाते हैं लवर्स। फिर दोनों नीचे आकर मंदिर में जाते हैं जहाँ ये दोनों अक्सर मिला करते थे। वहीं पर पूरी रात दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं। तो जब सुबह होती है ना, इनकी आंखें खुलती है, वो देखते हैं कि पूरा गांव वहाँ पर बैठकर इन्हें घूर रहा है। अगले सीन में फिर क्या होना था दोस्तों, पंचायत के सामने ये मुद्दा उठाया जाता है कि राजा ने इस गाँव के नियम को तोड़ा है और कार्तिक बाहर वाला है और उसने राजा से प्यार करने की गलती की है, तो अब उन स्पेशल 60 का क्या होगा। पर राजा साफ कह देती है कि मुझे कार्तिक पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगी। सरपंच भड़क जाता है यहाँ पर, और तब राजा की माँ कहती है कि सुनो, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला वो खुद लेगी। कार्तिक जैसा अच्छा लड़का उसे मिला है, मुझे और क्या चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी कार्तिक से ही करवाना चाहती हूँ। इसमें रोक टोक करने वाले आप होते कौन है? इस गांव के लौंडे जो दिन रात राजा के आगे पीछे घूमते रहते हैं, सबके सब अनपढ़ हैं। इनमें से किसी के साथ भी मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगी। तो सरपंच भी सोच में पड़ जाता है और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है कि सुनो बेटी राजा, ये स्पेशल 60 बचपन से लेकर अब तक सिर्फ ये सपना देखते हुए आए कि बड़े होकर तुम्हारे साथ कोई न कोई एक दिन शादी करेगा, और तुम कहती हो कि तुम्हें ये लोग पसंद नहीं है, तुम्हें कार्तिक से शादी करनी है। तुम्हारी माँ की बात भी सही है, तो मेरा फैसला यह है कि तुम कार्तिक के साथ हैदराबाद जाओ और इन स्पेशल 60 के लिए 60 लड़कियां ढूंढो और इनकी उन लड़कियों से शादी करवाओ। उसके बाद तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कार्तिक से शादी कर लेना। ये मेरा अटूट फैसला है और ये कभी नहीं टूटेगा। राजा कहती है मुझे मंजूर है। कार्तिक बौखला जाता है कि यार ये क्या फैसला लिया तुमने। सब मिलकर कार्तिक को त्रिशूल पर कसम खाने पे मजबूर कर देते हैं कि वो राजा के साथ मिलकर इन स्पेशल 60 के लिए लड़कियां ढूंढ कर लेकर आएगा। और दोस्तों, यहाँ से तो कार्तिक और राजा हैदराबाद के लिए बस में निकल जाते हैं, लेकिन उस बस में स्पेशल 60 भी चढ़े होते हैं। कार्तिक सरपंच से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, ये सब भी हमारे साथ आएंगे क्या? सरपंच कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि हमारे गांव की लड़की को हम तुम्हारे साथ अकेले भेजेंगे और तुम हैदराबाद जाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाओगे? तुम इनके लिए लड़कियां देखने जा रहे हो ना, तो बिना दुल्हों की लड़की कैसे पसंद करोगे? सबको ले जाओ और उनकी शादियां करवा कर लेकर आओ। कहकर वो स्पेशल 60 को कार्तिक और राजा के साथ भेज देते हैं और पहली बार राजा और स्पेशल 60 इस गाँव से बाहर निकलते हैं। आखिर वो हैदराबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्तिक एक अपार्टमेंट में रहता है जहां का सिक्योरिटी इतने सारे लोगों को अंदर अलाउ करता ही नहीं। अब कार्तिक कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं सिर्फ राजा और मुकेश को ऊपर लेकर जाता हूं। अपने पापा से बात करके फिर तुम सभी को ले आऊंगा।
ये कहकर वो सिर्फ राजा और मुकेश को ऊपर अपने घर लेकर जाता है। वहाँ कार्तिक की बहन की शादी फिक्स हो रही होती है। कार्तिक कहता है पापा मम्मी ये दोनों मेरे दोस्त हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे इनसे दोस्ती हुई, नीचे मेरे कुछ और दोस्त भी हैं, तो क्या मैं उनको ऊपर लेकर आ सकता हूँ, बहुत जरूरी है। अब उसके मम्मी पापा को लगता है कि 3-4 दोस्त होंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है उनको भी लेकर आ जाओ। कार्तिक भी नीचे खड़े स्पेशल 60 को ऊपर बुला लेता है, पूरा घर भर जाता है। और इस बीच कार्तिक की बहन को देखने जो परिवार आया था उन्हें लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि हमारा बेटा जैसे फौरन से लौटेगा हम शादी करवा देंगे। उनके जाने के बाद कार्तिक अपने पापा से ठीक से बात तक नहीं कर पाता, क्योंकि स्पेशल 60 की भीड़ जो है घर में। पापा तो कह देते हैं कि अगर तेरे ये 60 दोस्त यहाँ रहेंगे तो मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब कार्तिक को एक आइडिया आता है और वो उस अपार्टमेंट के 60 फ्लैट्स के लोगों से बातें करता है और उन घरों में साफ सफाई के काम के लिए वो स्पेशल 60 को लगा देता है। वो उन फ्लैट के ओनर्स को कन्विंस भी कर लेता है कि इनको पगार भी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, काम चल जाएगा आपका। इस तरह कार्तिक इन स्पेशल 60 को मैनेज करता है। वो एक पल भी राजा के साथ अकेले में बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो मूवी बीच जहां भी जाते हैं स्पेशल 60 वहीं टपक पड़ते हैं। फिर कार्तिक एक शादी के ब्रोकर से मिलता है जो इन स्पेशल 60 को एलिजिबल लड़कियां दिखाता है। वो झूठ भी बोलता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक भी लड़की स्पेशल 60 में किसी को भी पसंद नहीं करती। ऐसे में कार्तिक की बहन की शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। फौरन से आया हुआ दूल्हा एयरपोर्ट में लैंड करता है। कार्तिक उसे पिकअप करके घर ला रहा होता है तो दूल्हा एक शर्त रखता है कि मैं शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। शादी का खर्चा हम उठाएंगे और तुम्हारे परिवार से 10 या 20 लोगों से ज्यादा नहीं आने चाहिए। हमारी साइड से भी 20 लोगों के आसपास ही होंगे। कार्तिक के कई रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास लोगों को फिल्टर करके उन्हें शादी में बुलाया जाता है। लेकिन अब इन स्पेशल 60 का क्या करें? कार्तिक जरा सोचकर उनमें से कुछ को तो पंडित बनाकर लाता है, तो कुछ को बैंड बाजा बजाने वालों के भेष में लेकर आता है। कुछ लोग खाना परोसने वाले सर्वर्स का काम करते हैं। मुकेश तो औरत के भेष में आता है, पर एक पॉइंट पर दूल्हे को भनक लग जाती है और तब एक और मुसीबत आन पड़ती है दोस्तों। असल में स्पेशल 60 में से एक आदमी ने गलती से दूल्हे का ड्रेस पहन लिया होता है। दूल्हे को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अगर मुझे पता होता ना कि ऐसा घटिया परिवार है तुम्हारा तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता, कहकर वो शादी ही कैंसिल करके चला जाता है। कार्तिक राजा से कहता है कि देखो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत महंगा पड़ चुका है, मेरी बहन की शादी रुक गई है तुम्हारी वजह से, प्लीज अपने इन स्पेशल 60 को लेकर वापस गाँव चले जाओ। और तब अचानक मैरिज हॉल में आग लग जाती है, तो वो स्पेशल 60 मैरिज हॉल में फंसे हुए कार्तिक के परिवार को बचाते हैं। कार्तिक को फिर बहुत बुरा लगता है कि जिन लोगों ने उसके परिवार को बचाया मैंने उन पर ही नफरत दिखाई और उनको जाने को कहा। इतने में दूल्हा वापस आ जाता है और कहता है कि मेरा परिवार भी हॉल में फंसा हुआ था, उन्हें भी इन 60 आदमियों ने बचाया। मैं तो रिश्तेदारों से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने कम रिश्तेदार बुलाए थे और आपको भी वैसा ही करने पर मजबूर किया, पर इन 60 आदमियों ने मेरा नजरिया बदल दिया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कार्तिक एकदम पिघल जाता है और स्पेशल 60 के पैर पर गिर पड़ता है और कहता है मुझे माफ कर दो। वो कार्तिक को माफ कर देते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि इस हलचल के बीच एक गैंग राजा को किडनैप करके लेकर गया। राजा ने कार्तिक की डिजिटल वॉच पहनी होती है, उससे कार्तिक राजा को ट्रैक कर पाता है और उस गैंग का पीछा करने लगता है। असल में वो गैंग राजा के अलावा 60 और लड़कियों को किडनैप कर चुका था। कार्तिक और फिर स्पेशल 60 मिलकर उस गैंग के लोगों को पीटते हैं और राजा के साथ उन 60 लड़कियों को भी रेस्क्यू करते हैं जो कि ऑर्फनेज में रहती थी, और ये गैंग उन्हें किडनैप करके किसी दूसरे देश में ट्रैफिकिंग करने लेकर जा रहे थे। अब क्योंकि स्पेशल 60 ने उनको बचाया था तो वो स्पेशल 60 को पसंद करने लगती है और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से दूल्हा चुन लेती है। ऑर्फनेज वाले भी इनकी शादी के लिए मान जाते हैं। इस तरह दोस्तों स्पेशल 60 की शादियां तय हो जाती हैं और आखिर में कार्तिक और राजा की ही नहीं उन स्पेशल 60 की भी शादियां हो जाती हैं। उस मैरिज हॉल में कार्तिक की बहन की भी शादी संपन्न होती है। फिर इन सबके बच्चे भी होते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह अपनी कहानी पूरी करता है अपना जमींदार, जो अपने नौकर को ये कहानी सुना रहा है। ये जमींदार कोई और नहीं, वही आदमी है जिसने ऑर्फनेज के उन 60 लड़कियों को किडनैप करवाया था। लेकिन उस दिन कार्तिक ने उसे पीटा था कि तुम 60 लड़कियों को बेचने की कोशिश कर रहे थे, इसकी सजा के तौर पर तुम उन 60 लड़कियों के बच्चों की पोटी साफ करना और उनके पिछवाड़े धोना, यही है तुम्हारा पनिशमेंट। अगर नहीं माने तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब से लेकर दोस्तों आज तक वो ये काम कर रहा है। इस तरह होता है इस मूवी का कॉमिकल एंड। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, क्योंकि थोड़ा अलग किस्म की मूवी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर